आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वर्णमाला। वर्णमाला, इसके साथ साथ वर्णमाला में वर्णों की संख्या। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ण, जैसे कि बताया गया वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम बात करेंगे स्वर की। क्लियर? जब भी ये टॉपिक हमारा कल की क्लास के बाद खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम आपको वर्णमाला की एक्सरसाइज कराएंगे। प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। और अब भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ज्वाइन मी का मैसेज कर सकते हो। ज्वाइन मी का मैसेज कर सकते हैं किस पर? 81 82 87 32 43। क्लियर? इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, अगर आप जुड़ेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर। स्वर क्या है? जैसे कि हम प्रारंभ के जो वर्ण वर्णमाला में दिए रहते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इसके साथ साथ कह सकते हैं जिन वर्णों से हमारी मात्राएं बनती हैं वो हमारे स्वर होते हैं। यानी वे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे आप ध्यान से देखना, जैसे अगर आप ये सोच रहे स्वर ही क्यों स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन भी तो बोले जाते नहीं, क्योंकि हमने व्यंजन में बोला अगर का, ध्यान से सुनना, अगर हमने बोला का तो इसका मतलब है कि का के साथ साथ क्या जुड़ा है? आ भी जुड़ा है। का सिंगल नहीं है, का के साथ साथ हमारा स्वर आ भी जुड़ा है। अगर हमने बोला का तो इसका मतलब का के साथ हमारा बड़ा आ भी जुड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें अपने स्वरों की, तो स्वरों को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा और। क्लियर? तो ओ को हम स्वतंत्र रूप से लिख चुके हैं। जबकि रा जो लिखा है, रा में रा तो लगा है, रा के साथ साथ क्या लगा है? आ। अगर किसी वर्ण के साथ कोई स्वर नहीं है तो वर्ण के नीचे हलंत लगा रहता है। वर्ण के नीचे क्या लगा रहता है? हलंत। यानी हलंत ये प्रदर्शित करता है कि हमारा वर्ण आधा है, हमारा व्यंजन वर्ण आधा है। अगर हलंत नहीं है तो इसका मतलब उसके साथ कोई ना कोई स्वर अवश्य ही रहा है, चलिए बात करते हैं आगे की। हमें आज स्वर के विषय में पढ़ना है, व्यंजन के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, या जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमारे स्वर कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर का विभाजन। क्लियर? अगर हम बात करें स्वर का विभाजन, तो दोस्तों स्वर का विभाजन अलग अलग तरीके से किया गया है। सबसे पहले बात करें तो उच्चारण के आधार पर, या हम कह सकते हैं मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर। मात्रा, अगर एक मात्रा है तो समय कम लगेगा, कैसे वो भी आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसके आधार पर? उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन। दूसरा कह सकते हैं ओंठ की आकृति के अनुसार, ओंठ के आधार पर। तीसरी अगर हम बात करें जीभ के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। क्लियर? ओंठ के आधार पर, जीभ के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
आधार पर, क्लियर। मुख को अलग लिख लें, नाक को अलग लिख लें, नाक के आधार पर। और नेक्स्ट है हमारा मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, क्लियर। यानी पहली सबसे पहले बात करें उच्चारण के आधार पर 1, नाक के आधार पर 2, ओठ के आधार पर 3, जीभ के आधार पर 4, घोषित के आधार पर 5 और मुख द्वार के आधार पर 6। यानी स्वरों के विभाजन के 6 आधार माने गए हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण या मात्रा के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण या मात्रा के आधार पर। ध्यान से देखना, अगर आपको रटना नहीं है, उच्चारण या मात्रा यानी कहने का अर्थ है उच्चारण के आधार पर जिन वर्णों को बोलने में उच्चारण मतलब बोलना नहीं तो होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता उनको हस्त स्वर कहा जाता। जिन वर्णों को बोलने में हस्त स्वर से अधिक समय लगता या 2 गुना समय लगता दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों को बोलने में हस्त या दीर्घ से अधिक समय लगता है, हस्त स्वर से 3 गुना समय लगता है, उनको फ्लुत स्वर कहा जाता है। यानी उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। कौन कौन? सबसे पहला हस्त स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरे हमारे कौन से आ जाते हैं? फ्लुत स्वर, क्लियर। हस्त स्वर को प्रदर्शित करने के लिए पाई रेखा का प्रयोग करते हैं। किसको? पाई रेखा को। दीर्घ स्वर को प्रदर्शित करने के लिए वर्तुल रेखा, यानी मात्राओं की बात कर रहे हैं, मात्राएं यस से प्रदर्शित की जाती हैं, यस को क्या कहते हैं? वर्तुल रेखा, क्लियर। जबकि फ्लुत स्वर को प्रदर्शित करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लियर, यानी इसे क्या कहते हैं? फ्लुत कहते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं हस्त स्वर किन्हें कहते हैं? हस्त स्वर, क्लियर। यानी जिन हस्त कम स्वर स्वर, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे। कितना समय लगे? कम समय लगे या एक मात्रा का, क्लियर, कितने? एक मात्रा का समय लगे, क्या कहलाते हैं? हस्त स्वर। क्या कहलाते हैं? हस्त स्वर। अब हस्त स्वरों में कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटे छोटे होते हैं ना, छोटा ऊ और इसके साथ साथ री, ये कैसे स्वर होते हैं? हस्त स्वर। और इन्हीं को क्या कहा गया? मूल स्वर, क्योंकि अन्य स्वरों की रचना मूल स्वरों से ही मानी जाती है, इसलिए क्या कहा गया? मूल स्वर। कौन? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक, हस्त स्वर से अधिक, किससे? हस्त स्वर से अधिक, या कह सकते हैं हस्त स्वर से 2 गुना समय। किससे? हस्त स्वर से 2 गुना समय लगता है। हस्त स्वर से 2 गुना समय लगता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? बड़ा आ, ध्यान से देखना, कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनके अलावा ए, ऐ, ओ। यानी अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 7। हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। अब बड़ा, अभी हमने आपको क्या
क्या बताया, जिन स्वरों को बोलने में हस्त स्वर से अधिक या हस्त स्वर से 2 गुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। कारण क्या है, दीर्घ स्वरों की रचना हस्त स्वरों से ही मानी जाती है। तो बड़ा किससे मिलकर बना, छोटा आ प्लस छोटा, यानी हस्त हस्त दीर्घ बना दिया। बड़ी हस्त छोटी और छोटी से मिली यानी बड़ी बन गई। बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। आवश्यक नहीं है, संधियों में इसके उलट भी जाते हैं। ए का उच्चारण स्थान आ प्लस ई, सॉरी आ ए किससे मिलकर बना है, आ प्लस ई। ऐ किससे मिलकर बना है, आ प्लस ए। ओ किससे मिलकर बना है, आ प्लस उ। औ किससे मिलकर बना है, आ प्लस उ। क्लियर, समझ में आ गया होगा नहीं ऐसे। इसके बाद आता है फ्लुत स्वर। फ्लुत स्वर जैसे कि हमने आपको बताया कि फ्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में या नाटक के समय प्रयोग किया गया, नाटक के समय इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे हमें बुलाना है रमा, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है रमा, ठीक है, हमने उसे रमा कह के बुलाया, तो इस यानी कहने का मतलब है कि हमने रमा को बहुत अधिक देर तक खींच दिया। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो स्वर है ये क्या कहलाएंगे, फ्लुत स्वर कहलाएंगे। क्लियर, क्या कहलाएंगे, फ्लुत स्वर कहलाएंगे। या हम कह सकते हैं ओम, ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ को अधिक देर तक खींचते हैं, ओम, तो हमने ओ को अधिक देर तक खींचा तो ओ में अधिक स्वरों का निर्माण हो गया, अधिक स्वर आ गए। तो ओम में जो माँ होता है, सॉरी ओ में ओ के बाद जो वर्ण होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लुत स्वर होता है। इसके बाद हमने सुना होगा कृष्णा, कृष्ण, लोग कहते हैं हरे कृष्णा, तो कृष्णा यानी रा के बाद जो स्वरों का आगमन हो रहा है वो हमारे कैसे स्वर हैं, फ्लुत स्वर हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब फ्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो सभी ह्रस्व, जितने ह्रस्व हैं सभी ह्रस्व और दीर्घ क्या होते हैं, फ्लुत होते हैं। सभी ह्रस्व और दीर्घ फ्लुत स्वर हो सकते हैं। क्लियर, तो हमने एक आज सीखा था अभी उच्चारण या मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है तथा फ्लुत स्वर क्या है। ह्रस्व स्वरों को अभी जब संधि के बाद छंद आएंगे, फिर संधि के बाद जब छंदों को सीखेंगे तो छंदों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी जीभ के आधार पर। किसके आधार पर, जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर क्या होता है, जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी जीभ के आधार पर भी स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें अग्रभाग, मध्य भाग तथा तीसरा है हमारा पश्च भाग। अब देखो यहाँ पर हमें घटना कुछ नहीं है, अग्रभाग जो स्वर जीव के अग्रभाग से बोले जाते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं, अग्रभाग के स्वर कहलाते हैं। जो जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं मध्य भाग के स्वर कहलाते हैं। जो जीव के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं पश्च भाग के स्वर कहलाते हैं। हमें यहाँ पर रटना को सिर्फ समझना है, सिर्फ एक को हम याद कर ले, यानी मध्य भाग के स्वर से बोला जाता है आ। क्या बोला जाता है, आ। क्या बोला जाता है दोस्तों, आ। क्या बोला जाता है, आ, यानी मध्य भाग से क्या बोला जाता है, आ। अब अगर जीभ हमारी आ से आगे आती है तो अग्रभाग के स्वर, पीछे जाती है तो पश्च भाग के स्वर। चलिए अब हम देखते हैं कैसे। छोटा आ के बाद आता है बड़ा आ, यानी आ में हमारी जीभ कहाँ जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है। कहाँ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। जीभ के पिछले भाग से, ये जीभ के मध्य भाग से।
प्रभाग के स्वर किसे कहते हैं? जीभ के आगे भाग से। क्लियर? तो छोटा आ हमारा कहाँ से बोला गया? मध्य भाग से। यानी छोटा आ का जो हमारा छोटा है वो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पश्च भाग से। यानी जो बड़ा आ है वो हमारा कहाँ से बोला गया? पीछे वाले हिस्से से। समझ में आ गया होगा। अब बोलते हैं ई। तो सबसे पहले जीभ को बीच में लेके आते हैं। अब बोलते हैं ई, आ, ई। ई में जीभ कहाँ गई? आगे आ गई। यानी जीभ के आगे भाग से। ई। ऊ में क्या हुई? जीभ पीछे चली गई। तो अगर बात करें ई आगे वाले हिस्से से और ऊ पीछे वाले हिस्से से। अब ए हमेशा जहां से ए वो ई बोली जाती है वहां से ए आई बोली जाएगी। क्लियर? फिर बात करते हैं ओ औ की। क्लियर? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। तो ये थे हमारे जीभ के आधार पर। क्लियर? अब हम तीसरी बात तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया करें जल्दी से। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे ओंठ के आधार पर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं ओंठ के आधार पर। अब देखो आप हमारी तरफ देखिए, ओंठ दिखाई दे रहे होंगे। तो ओंठ के आधार पर वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया। ओंठ के आधार पर स्वरों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला वृत्तमुखी, दूसरा अवृतमुखी। क्लियर? पहला क्या है? वृत्तमुखी, दूसरा अवृतमुखी। ध्यान से देखना, व्रत मतलब गोल। यानी जिन वर्णों को बोलने में हमारे ओंठ गोल हो जाते हैं वृत्तमुखी कहलाते हैं। अवृतमुखी आ मतलब नहीं, व्रत मतलब गोल, मुख का मतलब मुख नहीं ओंठ है। जिन वर्णों को बोलने में हमारे ओंठ गोल नहीं होते हैं अवृतमुखी कहलाते हैं। अब आप बताइए छोटा आ को बोलने में व्रत हुए? नहीं हुए। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये अवृतमुखी है। ऊ, अब देखिए आप बोल रहे ऊ में ओंठ हमारे गोल हो गए। तो क्या हुआ? ऊ कैसे हैं? वृत्तमुखी। क्लियर? ए आई, ओ आओ, क्लियर? समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे ओंठ के आधार पर हो गया। अब है नासिका के आधार पर। नेक्स्ट है नासिका के आधार पर। क्लियर? तो नासिका के आधार पर भी दो, कौन कौन से? अनुनासिक स्वर, दूसरा निरनुनासिक। ध्यान से देखना है। अनु मतलब किसे कहते हैं? सहारे। नासिक मतलब नाक। जो स्वर हमारे नाक के सहारे से बोले जाते हैं वो हमारे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर में सिर्फ हमारा अंग आता है। क्लियर? निरनुनासिक, निर मतलब याद करो निर्गुण, निर्गुण बताया था। निर मतलब नहीं, गुण मतलब आकार, वैसे निर मतलब नहीं। अनु मतलब सहारे, नासिक मतलब नाक। जो स्वर हमारे नाक के सहारे से नहीं बोले जाते हैं वो निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनमें कौन आते हैं? अंग को छोड़कर बाकी सभी स्वर हमारे कैसे हैं? निरनुनासिक है। कैसे हैं? निरनुनासिक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे मुख द्वार के आधार पर। किसकी बात? मुख द्वार के आधार पर।
4 भागों में। कितने? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। अब ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले आता है हमारा विपरीत। सबसे पहले विपरीत, ये दोस्तों आपको आप इससे निकाल नहीं सकते, आपको रटना ही पड़ेगा। विपरीत। दूसरा है हमारा अर्ध विपरीत। तीसरा है समृत। चौथा है हमारा अर्ध समृत। चौथा क्या है? अर्ध समृत। सॉरी, चौथा है हमारा अर्ध समृत। सबसे पहले हम बात करते हैं विपरीत। जिन वर्णों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख द्वार है ना, मुख का द्वार पूरा खुल जाए, वो हमारा विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। विपरीत में क्या आता है? बड़ा आ। ध्यान से देखना, क्या आता है? विपरीत में बड़ा आ। अब विपरीत क्या? पूरा खुलता है। दूसरा आता है हमारा अर्ध विपरीत, यानी जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख द्वार, जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है। अर्ध मतलब आधा, विपरीत मतलब खुलता है। क्या कहलाता है? अर्ध विपरीत। उसमें क्या आता है? आ आता है, ए आता है, ओ आता है, औ आता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आता है समृत। समृत किसे कहते हैं? जिनको बोलने में हमारा मुख द्वार पूरा बंद हो जाता है, यानी लगभग बंद हो जाता है। क्या कहलाता है? समृत कहलाता है। कौन कौन से वर्ण है? ई और उ। क्लियर? अब इसके बाद आता है अर्ध समृत। क्या आता है? अर्ध समृत। अर्ध समृत जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। अर्ध समृत। समृत में पूर्ण बंद, अर्ध समृत में आधा बंद। क्या कहलाता है? अर्ध समृत कहलाता है। अर्ध समृत में कौन से आते हैं? ए और एक मिनट, ए और औ आते हैं। क्लियर? क्या आते हैं? ए और औ आते हैं, ओ आते हैं। यहाँ पे हमारा ओ नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो विपरीत किसे कहते हैं? जिनको बोलने में मुख द्वार पूरा खुलता है। क्या कहलाते हैं? विपरीत कहलाते हैं। जैसे कि हमारा आ। जिनको बोलने में मुख द्वार आधा खुलता है, क्या कहलाते हैं? अर्ध विपरीत कहलाते हैं। जिनमें क्या आता है? आ आता है, ए आता है, औ आता है। क्लियर? समृत जिनको बोलने में मुख द्वार पूरा बंद हो जाए, पूरा बंद। क्लियर? ई उ। जिनको बोलने में आधा बंद हो, जिनको बोलने में आधा बंद हो, आधा बंद हो, क्या कहलाते हैं? अर्ध समृत। ए ओ। विपरीत मुख द्वार पूरा खुले, मुख द्वार पूरा खुले। अर्ध विपरीत मुख द्वार आधा खुले। आई होप ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आपको रटना पड़ेगा, परीक्षा की दृष्टि ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट घोषत्व के आधार पर। नेक्स्ट बात करेंगे घोषत्व के आधार पर। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं घोषत्व के आधार पर। क्लियर? यहाँ पर घोष किसे कहते हैं? घोष किसे कहते हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन। किसे कहते हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन। जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। यहाँ पर हमें कोई पाठ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक चीज याद रखना है, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और हमें पढ़ने को है, अयोगवाह। किसे पढ़ना है? अयोगवाह। देखो यहाँ पर क्या है? आ मतलब नहीं, योग मतलब योग, वहा मतलब बाहर। इनका योग नहीं किया जाता है। कैसे है? बाहर है। ये हमारे स्वरों से बाहर है, ना तो स्वरों की श्रेणी में आते हैं, ना व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग ही बाहर किया जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अयोगवाह।
अयोग वहा में दो वर्ण आते हैं हमारे, अंग और अहा। ध्यान से देखना क्या आते हैं, अंग और अहा। कौन से आते हैं, अंग और अहा। क्लियर। अंग कैसा है, अंग है अनुनासिक। अंग क्या है, अनुनासिक। क्लियर। और अहा क्या है, अनुस्वार। अहा क्या है, अनुस्वार। क्लियर। यानी अंग हमारा अनुनासिक है और अहा हमारा क्या है, अनुस्वार है। क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उच्चारण स्थान की। किसकी बात करेंगे, उच्चारण स्थान की। दोस्तों हमारा ये आपसे वादा, अगर जैसे हम आपको बता रहे हैं आप वैसे पढ़ते जाए तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको देखते देखते याद हो जाएगा। उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण स्थान, स्वरों का। किसका उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां से छोटा आ बोला जाता है वहीं से बड़ा आ बोला जाएगा। स्वर उच्चारण स्थान। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, हम वहां को यहीं पे। क्लियर। अब दोस्तों उच्चारण स्थान छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। क्या होता है, कंठ। आप देख लो, आपको अभी याद करा देंगे, प्रॉमिस है हमारा। छोटा बड़ा कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। छोटी और बड़ी तालु से। री कहां से बोली जाती है, मूर्धा से। जब हमें उच्चारण स्थान याद करना है तो हमें री को छोटी ई और बड़ी ई के बाद ही लिखना पड़ेगा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा, उ ऊ। अब बोलने से ही पता चलता उ ऊ। अगर ओंठ नहीं बनेंगे तो हमारा ऊ नहीं उच्चारित हो पाएगा। यानी उ ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। क्लियर। अब आता है ए, ऐ, ओ, औ, औ। अभी हमने दोस्तों आपको बताया था आ और ए और ऐ। अगर हम बात ए की करें तो ए किससे मिलकर बना था, आ प्लस ई से। किससे मिलकर बना था, आ प्लस ई से। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु। तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। ओ, औ, ओ किससे मिलकर बना था, आ प्लस ऊ से। क्लियर। किससे मिलकर बना था, आ प्लस ऊ से। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्लियर। चाहे तुम मिला के लिखो चाहे अलग अलग लिखो। अंग का उच्चारण स्थान नासिका ही होती है। क्या होती है, नासिका। क्या होती है दोस्तों, नासिका। अब हम इसे याद कैसे करना चाहिए, याद कैसे करेंगे उसकी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए जैसे इससे पहले एटीएम का जमाना था, आज से थोड़ा समय पहले। इसके बाद एटीएम के बाद अब अगर हम बात करें, अब लोग पेटीएम चला रहे हैं। अब आने वाले समय में किसका जमाना आएगा, केटीएम। अब हमसे ये नहीं पूछना कि मैम केटीएम क्या है, ठीक है। केटीएम क्या है, केटीएम ही आपकी वो ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको सारे वर्णों के उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। देखो, के मतलब कंठ, टी मतलब तालु, यम मतलब मूर्धा, ओ। क्लियर। यहां तक आपको याद करना पड़ेगा, बाकी उच्चारण स्थान तो आपको याद ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये आपको याद है तो नीचे वाले आप बना ही लोगे। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। के टी एम, सिर्फ ये तीन वर्ड ऐसे हैं, तीन वर्ड ऐसे हैं जो आपको पूरे उच्चारण स्थान 100% याद करा देंगे। क्लियर। तो याद हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं फिर से, स्वर क्या है, स्वर क्या है जल्दी से बताइए। बिना किसी उच्चारण की सहायता से, बिना किसी वर्ण के उच्चारण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। क्लियर। स्वरों का विभाजन। अगर हम बात करें स्वरों का विभाजन के कितने आधार थे, जल्दी से बताइए। स्वरों के विभाजन के कितने आधार थे? सबसे पहले उच्चारण के आधार पर, सबसे
पहले उच्चारण या मात्रा के आधार पर कितने भाग थे? 3। कौन कौन से 3 भाग थे? जल्दी से बताइए। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। कौन थे? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्लियर? उच्चारण हो गया। अब उच्चारण के बाद दूसरा हमने आपको क्या बताया था? जीभ के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर कौन कौन से थे? बिल्कुल सही 3। कौन कौन से? बिल्कुल सही, अग्र, मध्य और पश्चिम। क्लियर? तीसरा था हमारा ओठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओठ के आधार पर। ओठ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था? बिल्कुल सही। कौन कौन से? जिसमें ओठ गोल होते हैं व्रतमुखी और गोल नहीं होते हैं अव्रतमुखी। क्लियर? व्रतमुखी और अव्रतमुखी, ये भी आपको याद हो गया। अब इसके बाद मुख द्वार के आधार पर। किसके आधार पर? मुख द्वार के आधार पर। क्लियर? कौन से थे? मुख द्वार के आधार पर 4 थे। कितने थे? 4। कितने थे? 4 थे। एक सेकेंड। मुख द्वार के आधार पर कितने थे? 4। कौन कौन से? संवृत, अर्ध संवृत। क्लियर? नेक्स्ट विव्रत, इसके बाद अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत। क्लियर? अब इसके बाद आता है नाक के आधार पर। किसके आधार पर? नाक के आधार पर। या पूरा नाक के आधार पर कितने थे? 2। कौन कौन से? निरनुनासिक और दूसरा अनुनासिक। क्लियर? फिर इसके बाद आता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष। सभी स्वर हमारे कैसे थे? सघोष थे। क्लियर? आई होप आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो शेयर करेंगे।